नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी-सी अपील। अपील दरअसल ये है कि कुछ हमारे दर्शकों के सुधीर दर्शकों में कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जो भावनाओं के अतिरेक में कमेंट करते वक़्त, वीडियो पर कमेंट करते वक़्त सारी मर्यादाओं को लांघ देते हैं। पटना में एक मामला दर्ज हुआ है। टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल है, डिजिटल चैनल है। संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो चलाते हैं और उनके चैनल पर एक वीडियो के कमेंट में बिहार सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ के परिवारीजनों के ऊपर बेहद आपत्तिजनक कमेंट किसी ने किया, जिसके बाद बिहार पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और फिर आगे उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी और कानूनी शिकंजे में भी कमेंट करने वाले को लिया जा सकता है। आलोचना करने का अधिकार सबको है। जैसे हम बतौर पत्रकार किसी की आलोचना करते हैं, एक दर्शक के तौर पर चाहे कोई अधिकारी हो, नेता हो, मर्यादित शब्दों में आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्यथा जिन लोगों ने भी ये काम किया, सिद्धार्थ के परिवारीजनों के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी का, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। द न्यूज़ लॉन्चर इसकी कड़ी निंदा करता है और इन सब के लिए हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि आलोचना कीजिए, हमारी भी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का बिहार के या देश के कहीं के भी दर्शक हों, शब्दों की मर्यादा का पूरा पालन करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले आज अलविदा की नमाज थी और अलविदा की नमाज के मौके पर हम सभी रोजेदारों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और ईद पर्व के लिए भी उन्हें जिस प्रकार से 1 महीने का व्रत उन्होंने रखा, अभी भी 1 आध दिन का रोजा बचा हुआ है, सबके लिए उन्हें हम बहुत-बहुत बधाई भी देते हैं। आज चर्चा जिन मुद्दों पर हम करने जा रहे हैं, उसमें एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की बेहद कड़ी टिप्पणी का है, जिसने नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में किसी को मुखिया बनना हो, उत्तर प्रदेश में जिसे प्रधान कहते हैं, बिहार में मुखिया कहते हैं, जिसे मुखिया भी बनना हो, उसके ऊपर बेहद संगीन अपराध के मामले जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है या ले ली जाती है, वैसे मुकदमे दर्ज होना एक प्री क्राइटेरिया की तरह हो गया है। यानी जब तक ये सब सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, ऐसे कांड को करने या कराने का, वो इन सब चुनावों में नहीं लड़ सकता। इस तरह की टिप्पणी न्यायालय ने की है कि इस तरह के चुनाव में लड़ने के लिए वो पात्रता रखने की हैसियत नहीं रखता। तो ये टिप्पणी निश्चित तौर पर बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जब सवाल खड़ा होता है, तो 1998 में पटना हाई कोर्ट की एक टिप्पणी अक्सर लोगों की जुबान पर आती है, पत्रकार उसे खूब उछालते भी हैं। जब पटना हाई कोर्ट के 2 विद्वान न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था, गवर्नेंस इन बिहार हैज कोलैप्स्ड, यानी बिहार में शासन नाम की चीज खत्म हो गई है। उस टिप्पणी को लेकर जंगल राज टर्म का जो जन्म हुआ, वो आज तक भुनाया जाता है। लेकिन वो हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, आज तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। किस रूप में इसे लिया जाए? और इन सब के बीच बीपीएससी की परीक्षा जो री एग्जाम करवाना चाहते थे, उनकी अपील खारिज हो गई है। वो छात्र सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बिहार सरकार में जदयू और भाजपा के बीच जो घमासान मचा हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा कांग्रेस पार्टी की करेंगे कि क्या पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई है। नई बनी स्क्रीनिंग कमेटी में भी उन्हें जगह नहीं मिली है। तो इन सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, राजनीतिक चर्चाओं के पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की चर्चा के पहले, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा के पहले एक सवाल और उठता है। जो चर्चा की शुरुआत में हमने कहा कि कमेंट करते वक्त कुछ लोग सारी मर्यादाएं लांघ जाते हैं, जिसके बाद इतना एक संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस व्यक्ति को ढूंढने का काम आईटी एक्ट के तहत भी और मानहानि, इन दोनों मामलों में, चाहे आईएएस अधिकारी हो या कोई भी हो, इस तरह की टिप्पणियां क्या आपको लगता है कि लोग भावनाओं के अतिरेक में करते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधर ही नहीं सकते? देखिए, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि संसदीय दायरे में रख के उचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी बातों को रखे। हम्म, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सारी मर्यादाएं
भूल जाएं और किसी व्यक्ति के परिजनों को लेकर के संदर्भ में आप निजी टिप्पणी करें, ये बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिद्धार्थ जी द्वारा लिए गए एक्शन पे कहीं न कहीं मैं सहमत हूँ कि आप आते हैं, अपनी बातों को रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आलोचना नहीं, कीजिए। आलोचना कीजिए, हाँ। आप आलोचना कीजिए ना, अच्छे मतलब एक दायरे में रह के जो आलोचना का तरीका है, आप सरकार के नाकामियों पे, सरकार के जो एक कुप्रबंधन है, हर एक विभाग में कुछ न कुछ कुप्रबंधन है, उस पे आप आलोचना कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी को लेकर, किसी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को लेकर आप निजी टिप्पणी करेंगे, ये सही नहीं है और ऐसे लोगों पे, ऐसे लंपट लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लंपट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग, कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो आके इस प्रकार के कमेंट करते हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात बता दूं क्योंकि मैं बिहार से हूं, सिद्धार्थ साहब को जहां तक मैं जानता हूं एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, बहुत अच्छे और अधिकारी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेहनती और ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले अधिकारी हैं। मेरी कई बार उनसे 2-3 बार तो बात हुई ही है और जहां तक मैं उनको जानता हूं, एक बेहद कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान रही है। और अगर नहीं भी होती, मैं मानता हूं कि अगर नहीं भी होती पहचान, आप उनकी व्यक्तिगत आलोचना करें, उनके काम को लेकर करें, परिवार के लोगों तक कोई क्यों पहुंच जाता है? ये तो एक बेहद गलत ट्रेंड है। बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे मतलब आलोचना से, आलोचना तो नहीं कहेंगे, ऐसे कुकृत्य से आप बचें। आप आलोचना करें, शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। किसी के भावना को आहत नहीं मतलब करना चाहिए। हालांकि संतोष जी विद्वान पत्रकार हैं, संतोष संतोष जी किसी को कमेंट करने से रोक नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं, हमारे चैनल पे भी कोई करेगा, हाँ, कैसे रोक सकते हैं? सही बात है। अब कई लोग हमारे ही चैनल पे आके हम लोगों के लिए यही माँ बहन से तमाम लोग से शुरू होते हैं, तरह के वो अलंकारों से सुशोभित करके चले जाते हैं, तो क्या कीजिए। लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी ऋषि जी, चर्चा राजनीतिक मुद्दों की करने के पहले सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणी बिहार के संबंध में जो कही गई है कि जब तक लोगों को हताहत करने वाले मुकदमे किसी के ऊपर दर्ज नहीं हो, वो मुखिया का चुनाव लड़ने की पात्रता भी हासिल नहीं कर पाता। यानी पात्रता मतलब लीगल पात्रता नहीं, वैधानिक पात्रता नहीं, सामाजिक पात्रता, वो एलिजिबिलिटी, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। क्या इस गंभीर टिप्पणी को आप समझते हैं? कितनी बड़ी बात है। नीतीश कुमार माहौल बदलने आए थे 2005 में, कि माहौल बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। 2010 तक माहौल बदलने का असर दिखा भी, यूं कहें 20 तक दिखा, लेकिन आखिरी 4-5 सालों में ये दिख रहा है कि कहीं कोई रामनवमी की यात्रा निकाल रहा है तो इस ढंग का माहौल खड़ा कर दे रहा है। कहीं आप देखिए आप मूर्ति विसर्जन के दरमियान देखिए कैसे-कैसे अश्लील वीडियो और अश्लील कैसेट लोग बजाना शुरू करते हैं, मैंने खुद देखा है। सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, मूर्ति विसर्जन के समय बिहार में क्या नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर रह गया है? ठीक है देखिए कि दो गुटों के बीच जो गैंगवार होता है उसको हम उस चश्मे से नहीं देख सकते, क्योंकि जो एक बार अपराधी बन गया, दो गैंग तब्दील हो गए, तो जब तक उसे कानूनी सजा नहीं होगी वो तो गैंगवार करता रहेगा। लेकिन जो आम आदमी के ऊपर आप बताइए, या मुखिया का चुनाव लड़ने की पात्रता हासिल करने की जो बात है, न्यायालय की टिप्पणी बिहार के प्रशासन के ऊपर, नीतीश कुमार के कथित सुशासन के ऊपर कितनी गंभीर टिप्पणी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बिहार से संदर्भ रखने वाले मुखिया जो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी किया है कि बिहार में जनरली जो मुखिया होते हैं, यदि उनके नाम पे तमाम धाराओं में केस दर्ज ना हो तो वो मुखिया बनने का जो पात्रता है वो नहीं होता है।
तो मतलब मुखिया बनने के लिए आपको कम से कम मतलब 10-20 केस का जो अलग अलग धाराओं में होती है उसका होना जरूरी है। देखिए आप देख लीजिए अभिषेक जी, ये ग्राउंड रियलिटी है और इसके लिए इसको आप सिर्फ शासन सुशासन से जोड़कर मत देखिए, इसके लिए समाज भी जिम्मेवार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है। क्योंकि देखिए जो मान लीजिए यदि वार्ड स्तर का बदमाश है तो वो वार्ड मेंबर है, पंचायत स्तर का बदमाश है तो वो पंचायत जी समिति या मुखिया है, जिला मतलब प्रखंड स्तर का बदमाश है तो जिला पार्षद है, प्रमुख है, विधानसभा स्तर का बदमाश है तो विधायक है, मुझे जिला स्तर का बदमाश है और जारी 4-5 जिलों में नाम है तो सांसद है। तो ये तो परिपाटी हमारे यहाँ के की रही है और इस परिपाटी को करीब करीब समाज भी फॉलो करती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी फॉलो फॉलो कर करती रही है है। और आप कर रही है। तो आप ये देखिए ना, आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग जो हैं जो पहले उनका इतिहास कुछ और था, अब वो व्हाइट कॉलर वाले लोग बन चुके हैं। कोई विधानसभा के सदस्य हैं, कोई सांसद हैं, कोई मंत्री हैं, कोई मुखिया है, कोई प्रमुख है, कोई जिला परिषद सदस्य है। तो इनको नहीं ऋषि जी, जी जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। बिहार में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है जमीन के मुद्दे को लेकर। तमाम बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, आधे से ज्यादा कांड के लिए जमीन जिम्मेदार है। और एक फैसला पटना हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया था कि जो भी संयुक्त परिवार की जमीन है, जब तक वो बंटवारा करा के बंटवारा का म्यूटेशन लेकर के नहीं आएगा, तब तक जमीन बेचने पर उसमें रोक लगा दी जाए। व्यक्तिगत जमीन कोई बेचे खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, या संयुक्त परिवार की जमीन सारे हिस्सेदार मिलकर बेचे तो बिके, या फिर बंटवारा करा के आइए, 14-15 दिन का प्रोसेस होता है, वो करा के आइए और बेचिए। वो 4 महीने 5 महीने तक वो कानून लागू था बिहार में। आपको याद होगा, लग रहा था कि राम राज्य आ गया है। लग रहा था पिछले साल नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल अप्रैल तक लग रहा था कि वो राम राज्य आ गया है। इस ढंग की स्थिति हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने आज ये टिप्पणी की है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और उसके बाद से फिर बिहार में मामला बिगड़ने लगा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो काम किया है, टिप्पणी की है, वो वाजिब है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर यह बात सही है। आप देखिए, गुटखा खाने वाला आदमी, पान दुकान पर खड़ा होकर गुटखा खाने वाला आदमी मुंह से बोलेगा तो गुटखा निकलेगा। वो सब लोग ढंग से बोल नहीं पाते। मुखिया से लेकर वार्ड से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक हर जगह ऐसे ही लोग, ज्यादातर लोग दिखते हैं। मतलब अच्छा, जितने ज्यादा भूमाफिया है, जमीन के खेल में लिप्त है, खरीद बिक्री में, वो उसमें से कुछ तो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, पहले चुनाव कैसे लोग लड़ते थे। प्रोफेसर लड़ते थे, स्वतंत्रता सेनानी लड़ते थे, शरीफ लोग लड़ते थे, अपने प्रेफी डॉक्टर इंजीनियर लड़ते थे, समाज सेवी लड़ते थे। इस तरह के लोगों को हर पार्टियां टिकट देती थी। कोई कॉमरेड होता था, कोई कांग्रेसी होता था, कोई समाजवादी होता था, कोई जनसंघ आरएसएस की धारा से आया हुआ होता था। ऐसे लोग लड़ते थे। आज बिहार में आप घूम करके देख लीजिए ना, कौन ऐसी पार्टी है जो अछूती है। सब टिकट के लिए, यहां तक कि जनसुराज में भी ऐसे ही लोग दौड़ रहे हैं जो नया बदलाव का अरे कलेवर की बात अरे करते अरे हैं। अब ये अभिषेक जी, कल कल ही हमने आपको बताया कि बिहार के एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के इफ्तार पार्टी में 2-3 बड़े गेस्टों के अलावा जिसका सबसे अधिक पूछ था वो सिवान के जाने माने गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग थे। अब किस प्रकार के गांधीवादी विचारधारा के हैं आप समझ सकते हैं। तो इन लोगों को बढ़ावा कौन देता है? समाज, पॉलिटिकल पार्टी, जो सिस्टम है वो। और इन्हीं को फॉलो कौन करते हैं? जो युवा क्राइम में आते हैं। वो देखते हैं कि फन्ना जो है क्राइम के रास्ते पे चला तो आज वो विधायक है, मंत्री है, सांसद है, तो हम क्यों नहीं? आजकल जो युवाओं का अपराध के प्रति जो एक अट्रैक्शन बना है, उसका उसका एक कारण ये भी है कि जो जो युवा 2-3 ऐसे मामले में जेल चले गए, उस एरिया में उसका नाम हो गया, वो जमीन के कारोबार से जुड़ गए, भू माफिया हो गए, कोई शराब माफिया हो गया, पैसा फिर अर्जित किए, भू मतलब जमीन के कामों से, फिर
शराब के कामों से वो पैसा कमाए। अब जब पैसा खूब हो गया तो विधानसभा चले गए, विधान पार्षद चले गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, नहीं तो राज्यसभा से चले गए, नहीं तो बैकडोर से एमएलसी बन गए। तमाम ऐसे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी परिवार बिहार में रहता है, डर लगता है कि नाम लेंगे तो कल ही फोन आ जाएगा, अरे 2 इंच ऊपर से छोटा कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा पत्रकार बनते हो ना, परिवार मुजफ्फरपुर में ही रहता है ना, 2 इंच ऊपर से छोटा कर देंगे तो मैं भी डरता हूँ। सुनिए वो राजू श्रीवास्तव जो कहते थे कि भाई लोग वाला, कि वो क्या वो है भाई लोग वाला, तेरी बेटी पढ़ती है ना स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में, याद रखना माइक को का नहीं करने का, याद है वही माइक को का नहीं तो करने का। ये पब्लिक डोमेन में है, ये चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम लोग ये जानते हैं कि जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनका पूर्व में क्या बैकग्राउंड रहा है, कितने बड़े गांधीवादी रहे हैं, कितना वो अपने फील्ड में मेहनत करके आए हुए हैं, कितने विकेट गिरा के आए हुए हैं। विकेट गिरा के मतलब इसलिए क्योंकि यूट्यूब का जो भाषा है उसमें कुछ लिमिटेशन है, तो उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कि पूर्व में कितने विकेट गिरा के आए हैं, कितने सिंगल रन लिए हैं, कितने 6 मारे हैं, कितना चौका मार के आए हुए हैं। तो टिकट भी इसी आधार पे दिया जाता है कि ये पहले बायोडाटा, ऐसे बायोडाटा लिया जाता है, बता देता हूँ, ऐसे बायोडाटा लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि पूर्व में कितने विकेट गिराए हुए हैं, कितने छक्का, कितने 6, कितने 4, कितने सिंगल, कितने डबल रन, कितने कैच, कितने स्टंप। समझ गए ना अपराध की भाषा में? जी उस हिसाब से फिर टिकट तय होता है कि विधायक का देना है, सांसदी का देना है, कि मंत्री बनाना है, कि राज्यसभा भेजना है। आज पटना में बड़े बड़े जो मॉल अपार्टमेंट है किनके हैं, उनका इतिहास क्या रहा है? कभी वो बाइक छीन लिया करते थे, कभी 500 रुपया छीन लिया करते थे। आज विधायक है, सांसद है, मंत्री है, किसी एक समाज के मसीहा है, कोई दूसरे समाज का मसीहा है, कोई तीसरे समाज का मसीहा है। तो इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, किसी शासन प्रशासन अधिकारियों को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से लेके समाज का हर वो सिस्टम, वो हर वो हिस्सा जिनकी ये जिम्मेवारी रही है कि ऐसे लोगों को कम से कम आप उस स्थान पर न पहुंचाए। तो विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का वोट तो आप ही ने दिया है ना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दे दिया, वोट तो आप ही देते हैं ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बिल्कुल ग्राउंड, मतलब जो एक जमीनी सतह को समझने वाले जो लोग हैं उसके अनुसार से टिप्पणी है कि बिहार में कोई मुखिया, विधायक, सांसद कैसे बनता है जब तक इन पे मतलब 10-20 जो केस जो है तमाम धाराओं में यदि उनके ऊपर एफआईआर नहीं है तो फिर उनको विधायक, सांसद, मुखिया के लायक नहीं समझा जाता है। जी। अब तो पेपर लीक वाले भी टिकट पा लेते हैं कि भाई इन्होंने ऋषि जी पेपर लीक की चर्चा आपने की, पेपर लीक करवाया। ऋषि जी आपने पेपर लीक की चर्चा की तो उस टॉपिक की भी चर्चा कर लेते हैं। जो पटना हाई कोर्ट ने आज छात्रों की अपील खारिज कर दी। अपील थी कि बीपीएससी का री एग्जाम कराया जाए क्योंकि पटना के एक सेंटर से कथित धांधली की खबरें आई थी। अब वो छात्र रो भी रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, प्रशांत किशोर भी उसको लेकर धरने पर बैठे थे, तेजस्वी यादव भी रात में पहुंचे, तमाम लोग उसको लेकर के आंदोलन में, लंबा आंदोलन, शांतिपूर्ण सत्याग्रह चला। उसी बीपीएससी के आंदोलन में प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ कि कितने करोड़ की है, लेकिन मूल मुद्दा वैनिटी वैन चर्चा में आ गया, बीपीएससी गायब हो गया और इस तरह गायब हो गया कि आज हाईकोर्ट में अपील भी खारिज हो गई। अब छात्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे जरूरी था, जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि साझी जमीन बिना बंटवारे के नहीं बिकेगी, उस पर स्टे लगा देती है। फिर बिहार में स्थिति गड़बड़ाता है तो कहती है कि मुखिया का चुनाव वही लोग लड़ सकते हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के ऐसे सर्टिफिकेट हो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के। और अब उसी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, न्याय का मंदिर है, सबको जाना चाहिए, अंतिम आस वहीं से है। क्या लगता है बीपीएससी छात्रों के संघर्ष के बाद आगे क्या हो सकता है? देखिए, यदि हालांकि माननीय न्यायालय का इस पे निर्णय है, इस पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा। छात्रों का ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि न्यायालय के निर्णय से अगर असहमत है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। देखिए, मैं बच्चों के पास अवसर है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपनी बातों को रखें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है यदि पेपर लीक हुआ है और किसी भी एक सेंटर से हुआ है
तो कहीं ना कहीं मामला में झोल झाल है, मामला में गड़बड़ी है। निश्चित ही जांच होनी चाहिए और निश्चित ही जो जो ये जो मतलब पेपर लीक का मामला है और बच्चे का जो डिमांड है कि फिर से परीक्षा हो, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार को गौर फरमाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि यदि आपका पूरा सिस्टम सील प्रूफ है तो पेपर लीक कैसे हुआ? किसी एक सेंटर से भी क्यों हुआ? यदि एक सेंटर से यदि पेपर लीक हुआ होगा तो वो ये हो सकता है कि वह प्रश्न पत्र जो है बिहार के तमाम जगहों पे वो पेपर गया होगा। तो निश्चित ही इसका जांच होना चाहिए। और अभिषेक जी, सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में देखिए, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कैसे पेपर लीक हुआ अशोक गहलोत के सरकार के समय। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बार बार इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश में देखिए, अब बिहार देखिए, तमाम ऐसे राज्यों में, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह इस प्रकार की समस्या है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई एक ऐसा आदमी बैठा है जो सिस्टम को खोखला करता हुआ चला जा रहा है। तो सरकार की जिम्मेवारी है, सिस्टम में बैठे उन लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जी, निश्चित तौर पर बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, छात्रों का मुद्दा टेक्निकल कितना है और वाकई पेपर लीक तो कहीं ना कहीं से हुआ था। ये बात तभी तो री एग्जाम कराने की नौबत आई। ये देखिए, न्यायालय, अब एनडीए सुप्रीम के कोर्ट ही इस पर न्याय कर पाएगी। जी। और सरकार के मतलब सरकार में जो साझीदार हैं, एनडीए के इंपोर्टेंट एलाइज हैं, चिराग पासवान ने भी ये माना है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर फिर से दोबारा करवाया जाए। तो सरकार के अंदर से ही आवाज इसको लेकर उठ रही है। यदि छात्रों का डिमांड है, और प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा भी बनाया था, लेकिन सरकार में जिनकी हिस्सेदारी है, एनडीए के हिस्सा है चिराग पासवान, उन्होंने भी इसको लेकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। तो निश्चित ही इस विषय का गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। और फिर से मेरा भी मानना है कि फिर से पेपर कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पेपर करवा दीजिए। यदि बच्चों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर फिर से होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पेपर फिर से होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, कितने तारिणी और कितने दास बिहार में भरे पड़े हैं। ये बात जरूर है कि कार्रवाई राजनीति में बदले की भावना से आजकल होती है। जांच एजेंसियां पिंजड़ाबंद तोते की तरह काम करती है। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू, क्या राजद, क्या कोई और पार्टी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में किसी का प्रशासन अछूता नहीं है, सब उसमें नहा रहे हैं। आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ, आप बताइए, रजिस्ट्रार किस तरह से भ्रष्टाचार, किसी की जमीन, मेरी ही जमीन रजिस्ट्रार ने कोई और आया रजिस्ट्री कर दिया, उसको लेकर हम अलग एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ केसरिया का एक रजिस्ट्रार है, दिव्यांशु दिव्याल, इतना भ्रष्ट अधिकारी है कि पूछिए मत, पूछिए मत। हम लोगों ने खबर चलाई थी उसके ऊपर। लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि एक संजीव हंस का मामला ईडी कार्रवाई कर रही है, एक तारिणी दास का मामला हो रहा है, कुछ और मामले भी खुल सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि मुद्दा क्या है, टाइमिंग क्या है। टाइमिंग निश्चित तौर पर बदले की भावना वाली है कि कहीं ना कहीं किसी खास राजनीतिक दल को निशाने पर लेना है, क्योंकि कथित तौर पर किसी खास राजनीतिक दल से करीबियां ही किसी को रिटायरमेंट के बाद भी फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर यानी संविदा पर पुनः बहाली के लिए रास्ता तैयार करती है। हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई केपीएस गिल की तरह अधिकारी है जिनको रिटायरमेंट के बाद 8 एक्सटेंशन देकर पंजाब का डीजीपी बनाया गया। केपीएस गिल जैसा नाम तो नहीं है ना, रिबेरो जैसा तो नाम नहीं है कि एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लेकिन तारणी दास को देखिए, फिर से बहाल कर लिया गया। टीएन सेशन तो आप है नहीं, आप इंजीनियरिंग में विश्वेश्वरैया तो है नहीं चीफ इंजीनियर, फिर भी आपको दिया जा रहा है। सवाल ये अब मैं नहीं, समझ जी, अब सवाल ये देखिए, है ऋषि जी, करप्शन की इस गंगोत्री को लेकर के किस तरह से आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार चुनाव का सामना कर पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे, सम्राट चौधरी कहते हैं चारा घोटाले का 950 करोड़ रुपया का वसूली होगा, जबकि 950 करोड़ रुपए का घोटाला कब से है? 79 से है, जब जनता पार्टी की सरकार थी और जनसंघ घटक के नेता वित्त मंत्री थे, अब दिवंगत है, तब से चारा, तो जाकर के सबकी प्रॉपर्टी वसूलेंगे शायद वो।
कह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक चीज भ्रष्टाचार बताइए। को लेकर जो खेल चल रहा है, क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है इसमें? देखिए, बीजेपी कैसे आ- अपने आप आ- को अछूती साबित करेगी? आज के जो हालात हैं, चाहे बिहार हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हम्म भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। हम्म हर विभाग में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। हम्म अब कोई व्यक्ति एमएलए क्यों बनना चाहता है, कोई व्यक्ति सांसद मंत्री क्यों बनना चाहता है? हम्म देखते हैं जब कैबिनेट का रिसफल होता है या कैबिनेट का गठन होता है, तो हम्म पार्टियों में मारामारी होती है कि ये यही विभाग हमको क्यों चाहिए, हम्म यही विभाग चाहिए हमको, मालदार विभाग चाहिए। मालदार हम्म विभाग के लिए फिर पटना से लेके दिल्ली तक बैठक होता है। यदि जयपुर में हम्म सरकार बन रही है तो जयपुर से लेके दिल्ली तक बैठक होता है। तमाम जो पार्टी हाईकमान के यहाँ हाजिरी लगाया जाता है, नहीं नहीं ये विभाग हमको मिलना चाहिए। क्यों? हम्म क्यों? समाज सेवा करना है, हम्म समाज सेवा करना है। जिसके हम्म पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, आज वो फॉर्च्यूनर से चलता है। जो हम्म जो पहले स्कॉर्पियो से चलता था, वो ऑडी बीएमडब्ल्यू से चलता है। जिसके पास हम्म ये हमारे जैसे जो 1000-1200 के घड़ी नहीं होता था, वो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का घड़ी पहनता है। हम्म तो हर पार्टी, हर संगठन, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सबका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार है। तो अरे ये आपको क्या तारनी बताएं दास जो है, ऋषि ये जी, तारनी ऋषि जी। सुन तो लीजिए, सुन तो हम्म लीजिए। ये तारनी दास है, इनके तारनहार कौन है ये सब हम्म जानते हैं। ये जी। इनमें ऐसा कौन सा गुण आ गया कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं उस विभाग को यही अधिकारी चाहिए था? ये तो ई सवाल श्रीधरन जो मेट्रो बना है, उनमें भी गुण था। ये, कोंकण में काम नहीं किए नहीं तो रिटायरमेंट के नहीं बाद डीएमआरसी दिया गया। भाई, गुण इतनी इनमें इतना गुण था, मतलब कि कल ईडी 11 बजे तक इन पे मतलब कार्रवाई किया है। नोट अब गिनने की गुणों मशीन मंगाई गई थी। अब गुणों का तो भंडार रहा होगा, लेकिन हम्म सवाल मैं आपके पास से सहमत हूं, समावेशी कार्रवाई होनी चाहिए। तेरा तेरा अपराधी मेरा अपराधी, तेरा अधिकारी मेरा अधिकारी नहीं होना चाहिए। हम्म यदि तारण दास जैसे लोग, यदि किसी पार्टी से उनका या किसी मंत्री या किसी ब्यूरोक्रेट से उनका संबंध है, तो तारणी दास हर पॉलिटिकल पार्टी में है। हम्म हर मंत्री जो है गाए बगाए इस मंत्री और जो अधिकारी हैं गाए बगाए इसमें लगे हुए हैं कि कैसे माल कमाया जाए, कैसे माल कमाया जाए। संजीव हंस वाले हम्म मामले में आपने देखा। जी। अरे मैं आपको तो बताऊं, मैं जिस रजिस्ट्रार की बात कर रहा था उसको मैंने फोन किया मेरे मामले की, आपने ऐसा क्यों किया? तो कह रहा है, रजिस्ट्रार साहब हमसे कह रहे हैं कि हम तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो जो आएगा हम तो रजिस्ट्री कर ही देंगे। हम बोले तो किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री कर देगा? तो बोले हम क्या जानते हैं, हम चेक करने वाले थोड़े ना है। लगे वाह भाई, अजीब स्थिति है। कल को तो आप केसरिया का बौद्ध स्तूप है, तो केसरिया का रजिस्ट्रार है तो वो भी रजिस्ट्री कर देंगे। तो बोला हाँ, हमारे पास आएगा, हमारा काम ही नहीं है चेक करना। और सबसे पहले तो हमारी ईडी के लोगों से अपील है, हम डायरेक्ट ईडी के लोगों से ही अपील करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार पकड़ना हो, और कुछ नहीं, जो रजिस्ट्रार है और जो जमीन के मामले में जो डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, लैंड एक्विजिशन से लेकर के सीओ से लेकर के, एक जमीन किसी की, और आपकी जमीन हाईवे में चली गई, रेलवे में चली गई, आपको पैसा लेना है, पता चला 2-2 3-3 आदमी एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इशू करा लिया है। अब जाइए वहां पर विवाद के लिए, जाइए फिर लारा कोर्ट में। अजब अजब खेला बिहार में चल रहा है, करप्शन की जड़ पर आप सुन प्रहार लीजिए ना, जहां जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, ऊपर आप से बता देते टारगेटेड हैं, तरीके से हो रहा है। आपको बता देते हैं। एक थाना में थानेदार की पोस्टिंग होनी है, एक हम्म अंचल में अंचलाधिकारी की पोस्टिंग होनी है, एक ब्लॉक हम्म में बीडीओ की पोस्टिंग होनी है। हम्म मलाईदार ब्लॉक चाहिए, मलाईदार थाना चाहिए, मलाईदार जिला चाहिए। जिला हम्म में पुलिस कप्तान की नियुक्ति होनी है, जिला में हम्म जिलाधिकारी की नियुक्ति होनी है, महत्वपूर्ण विभाग के सचिव की नियुक्ति होनी है। तो सब हम्म ये देख के, चॉकलेट दे के ही तय होता है। यदि कोई 1 करोड़ जी। चॉकलेट दे के बना है तो 10 करोड़ कमाएगा ना। और 10 हम्म करोड़ कमाएगा तो जनता का ही रिसोर्स जो सरकार के द्वारा जो रिसोर्स जनता के भलाई के लिए दिया गया उसी रिसोर्स में से लूटेगा ना। हम्म आज तो एक बिहार से जबरदस्त खबर आ रहा है। कुछ भूमाफियाओं ने एक ऐसे पुल जमीन बना में ली। अपने अपने पैसे से पुल बना रहे हैं ताकि उस एरिया के जमीन का रेट बढ़ जाए। सवाल ये उठता है कि उस एरिया का अंचलाधिकारी क्या कर रहा है। सवाल ये उठता है कि उस एरिया का एसडीएम और डीएम क्या कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है। वो उस एरिया मैंने का भी थानेदार देखी क्या है कर रहा है। ऋषि जी,
वो खबर मैंने भी देखी है, पूर्णिया जिले का मामला है कि एक जो है इलाके में भूमाफियाओं ने, जमीन के दलालों ने मिल करके वहां पर पुल बना दिया है, इसलिए कि उस पुल के उस पार के जमीन की कीमत बढ़ जाए और वहां ताकि लोगों को लगे कि सरकार कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने नहीं वाली है, नहीं इस तो मानसिकता के साथ। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल सरकार से है कि वहां के सीईओ से लेके बीडीओ से लेके एसडीएम और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से पूछताछ होनी चाहिए कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, आपको जानकारी में नहीं थी, आपने क्या कार्रवाई किया, आपने उस भूमि माफिया के विरुद्ध क्या कार्रवाई किया, क्या स्टेप लिया। तो ये मिली भगत है भैया। आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के लिए लाखों रुपए चढ़ाना देना पड़ता है, एक हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, सिविल सर्जन बनने के लिए, सीईओ बनने के लिए, रजिस्ट्रार बनने के लिए, वीसी बनने के लिए, किसी विश्वविद्यालय में वीसी बनने के लिए गवर्नर हाउस से तमाम जगह से मतलब सांठगांठ करना पड़ता है, इक्वेशन बैठाना पड़ता है। आप देख लीजिए, नए राज्यपाल आते हैं तो पुराने सभी वीसी को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? सभी वीसी मतलब सक्षम नहीं है, यानी जो उससे पहले गवर्नर थे तमाम मतलब असक्षम लोगों को वहां नियुक्त कर रखा था। ऐसा तो आप चाहिए देखिए ना। ना ऋषि जी, हम लोग जब मुखर्जी नगर रहते थे तो अचानक एक दिन अखबार में पढ़ा कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार की इच्छा के ऊपर पटना यूनिवर्सिटी बिहार की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आरबी सिंह जैसे विद्वान, मतलब जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल से आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि आरबी सिंह कितना बड़ा नाम, भारत में ज्योग्राफी के सबसे बड़े नाम में से एक। नीतीश कुमार की इच्छा पर आरबी सिंह को वाइस चांसलर बनाया गया पटना यूनिवर्सिटी का। आरबी सिंह जैसे लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए था उस दौर में। आरबी सिंह वाइस चांसलर बने, लगा कि हाँ भाई वाकई इस देश में बिहार में शिक्षा की पूछ है। अब तो ऐसे ऐसे वाइस चांसलर आते हैं कि आप नाम नहीं सुने होंगे। आप सोचिए कैसे लोग थे। लालजी सिंह, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक, वो बीएचयू के मनमोहन सिंह के टाइम में वाइस चांसलर थे, याद होगा आपको लालजी सिंह, बहुत बड़ा नाम लालजी सिंह रहे। के आर नारायणन जेएनयू के वाइस चांसलर रहे थे, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, शंकर दलित दयाल समाज से शर्मा। आने वाले पहले नेता शंकर दयाल शर्मा, ये सब लोग वाइस चांसलर रहे। सोचिए कितने बड़े बड़े लोग वाइस चांसलर बनते थे। आचार्य, और छोड़िए ना, बाकियों की बात छोड़ दीजिए, आचार्य नरेंद्र देव तो बहुत बड़े इस देश में, मतलब चंद लोग होंगे जो उनकी विद्वता के बराबर के होंगे और राजनीति में रहे होंगे। नहीं आप देखिए, आचार्य आपने नरेंद्र देव नेता बने और आचार्य नरेंद्र देव उसके बाद वाइस चांसलर भी बने बीएचयू के नहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिन लोगों का नाम बताया उसमें शंकर दयाल शर्मा के बारे में तो मुझे जानकारी है, आपको भी जानकारी हो गया होगा कि जी, उनको प्रधानमंत्री पद ऑफर ऑफर किया किया गया था, लेकिन उन्होंने हाँ। विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया, क्योंकि उम्र का हवाला तो उन्होंने दिया सोनिया गांधी जी नहीं को नहीं, उससे कि बड़े भाई। पद पर वो उपराष्ट्रपति पद पर थे, जो प्रोटोकॉल में उनसे हाँ ऊपर था। तो मतलब एक उम्र का भी हवाला उन्होंने दिया कि भाई मेरा जो उम्र है उसमें मैं उसमें जो प्रधानमंत्री का जो वर्किंग सिस्टम है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। आज तो मतलब जिसका उम्र 80 साल है वो भी कहता कि नहीं एक बार और एक टर्म और मिल जाए, एक टर्म का 2 टर्म और मिल जाए। देखिए, लेकिन इसके लिए सब मैं एक छोटा सा थोड़ा आपको मैं ले जाता हूं। मैं अभी मुजफ्फरपुर गया था, एक फंक्शन में मैं भी इनवाइट था। देखिए, एक अपराधी से, एक जो पूर्व में अपराधी था वो बाद में नेता हो गया है, और वो फंक्शन में पहुंचता है तो तमाम जो उस फंक्शन में जो बड़े बड़े लोग हैं उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए बेचैन थे। हम बोले कैसा समाज हो गया है भाई। नहीं नहीं, आप एक चीज देखिए, एक चीज वो देखने में आती है कि अपराधी कई रहा सारे है। अपॉइंटमेंट अच्छे भी होते हैं। ऋषि जी मैं आपको नहीं बता नहीं, दूं। मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीति हाँ। में जो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया है बिहार को लेकर, मैं समाज कैसा हो गया है कि उस व्यक्ति के बारे में जानता है कि 10 साल पहले वो रात के अंधेरे में छुपा रहता था, कोई बाइक लेके आ रहा है कट्टा भिरा के बाइक छीन लेता था, आज वो विधायक है। और उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए बड़े बड़े समाज के अच्छे अच्छे लोग जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर है, उस विधायक वो अपराधी टर्म विधायक के साथ फोटो खिंचाने के लिए बेचैन रहता है। फेसबुक पे डालेगा आज फन्ना भैया के साथ, आज फन्ना समाज के किंग के साथ। अरे साहब, तुम मतलब ऋषि क्या, जी मतलब आपको समाज किधर जा रहा है। ऋषि जी आपको एक चीज बताएं, जो आप कह रहे हैं कई सारी नियुक्तियां अच्छी भी होती है बीच में, लेकिन वो अपवाद ही दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा कुछ साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार में एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जहां कलेक्टर सिंह केसरी जैसे साहित्यकार भी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे एक जमाने में, लेट 50s में या 60s में।
उसमें देश के जाने माने डॉक्टर, भारत में आंख के सबसे बड़े आई सर्जन, बिहार के ही रहने वाले विधान पार्षद हैं गवर्नर कोटे से, राज्यवर्धन झा आजाद को नीतीश कुमार ने बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे भी हैं, उन्हें बनाया था। तो लोगों को लगा था कि हाँ, प्रतिभा की पूछ होती है। और राज्यवर्धन झा आजाद के समय में जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, वाकई काबिले तारीफ थी। मजाल नहीं थी कि कोई आरोप उनके समय लग जाए। तो सवाल यह है कि अच्छे लोग हैं समाज में काम करने के लिए और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आप सोचिए, नीतीश कुमार के पास विधान परिषद के वास्ते विधानमंडल में डॉक्टर राज्यवर्धन झा आजाद भी हैं, है ना? स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए उनसे बेहतर विकल्प था क्या? इस देश में कितने आंख के डॉक्टर होंगे जो उनके बराबर के होंगे? कितने आंख के डॉक्टर होंगे आप बता दीजिए जो उनके बराबर के होंगे? तो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं मंगल पांडे, जो पैर में पहनने वाला जो होता है वो सर में पहना दिया था अस्पताल में, उनको पता नहीं चला। फुटेज आया था, आपने देखा होगा वो फोटो। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार कहते हैं प्रतिभाओं की कद्र करते हैं। प्रतिभा की कद्र यही तक है कि आपने एमएलसी बना दिया। अरे ये तो सम्मान था। इससे गवर्नर कोटे से जो आकर के जो लोग बने, उसमें हुआ कि हाँ भाई, ये एक विभूति है, इन्हें बनना चाहिए। लेकिन अब बताइए, हेल्थ महकमा 243 लोग विधानसभा में है, 60-65 लोग विधान परिषद में होंगे या 70 लोग। बताइए 300 लोगों में स्वास्थ्य महकमा संभालने के लिए उनसे बेहतर आदमी मिलेगा क्या राजवर्धन जी से? कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। चलिए अगला सवाल पे आइए, टाइम ओवर हो रहा है। जी, अगले सवाल पर हम आ रहे हैं। अगला सवाल कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी में जगह नहीं दी है। मैंने बात की कुछ लोगों से, तो कहा गया कि नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोटोकॉल में बड़ा नाम होता है, तो क्यों स्क्रीनिंग कमेटी में जगह दी जाए? स्क्रीनिंग कमेटी जो बनी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावे जो सुशील पासी है या एक दूसरे जो कोई इंचार्ज है, उनका नाम है शाहनवाज आलम। ये गलत तर्क दिया, कोई ने आपको दिया है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में मदन मोहन झा भी हैं, तो मदन मोहन झा अध्यक्ष है कि नहीं है? मदन मोहन झा है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। गलत तर्क आपने कोई भी जो भी व्यक्ति दिया है तो गलत तर्क दिया है। कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को एक तरह से कांग्रेस के राजनीति से किनारा कर दिया गया है। और ये स्क्रीनिंग कमेटी का जो गठन है, जो प्रभारी हैं अल्लाह गुरु साहब ने की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को संयोजक बनाया गया है और सदस्य में जो पासी साहब हैं, और क्या कहते हैं आपको, ये जो प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं पार्टी की तरफ से, शकील अहमद खान है, मदन मोहन झा है, सुशील पासी है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को संयोजक बनाया गया है। तो ये कहना गलत है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। तो भाई, तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तो उससे भी बड़ा है, तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संयोजक है। और जहां तक सदस्य की बात है तो मदन मोहन झा को भी सदस्य बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज बताइए, एक चर्चा होती है ऋषि जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ, मदन मोहन झा थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो अपने एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिला पाए थे। कायदे से एक आदर्श स्थिति थी कि हाँ भाई, वाकई लोकतांत्रिक निर्णय होता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिला पाया। लेकिन आप देखें कि कितना लोकतांत्रिक था कि 70 में 19 जीते। टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन टिकट कटाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। अब जाले से ऋषि मिश्रा इसलिए कांग्रेस छोड़ दिए क्योंकि मदन मोहन झा नहीं चाहते थे कि जाले से ऋषि मिश्रा चुनाव लड़े। और मदन मोहन झा के पिता नागेंद्र झा और ऋषि मिश्रा जी के पिता विजय मिश्रा, उनके भी पिता एलन मिश्रा का क्या क्वेश्चन रहा है उस एरिया में, मिथिलांचल के एरिया में, कहने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का 36 का आंकड़ा रहा है। मतलब इनके जो मदन मोहन झा के पिता नागेंद्र झा और ये क्या कहते हैं विजय मिश्रा जी के परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है। तो मदन मोहन झा हालांकि अच्छे नेता हैं, मतलब विनम्र नेता है, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे सबको लेके चले हैं। सिर्फ जाले में उनका एक अपना पर्सनल ईगो था, पर्सनल ये था, बाकी में तो मतलब ठीक रहे और अच्छे नेता हैं जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपको क्या लगता है? मैंने देखा कि कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, जिलावार दौरा हो रहा है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। अलग अलग टीमें लगाई गई हैं सीट सिलेक्शन करने के लिए। सीट सिलेक्शन होगा तो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। तो ये एक्सरसाइज तो मैंने देखा है कि हर इलेक्शन में कमोबेश होती है, शायद ही किसी इलेक्शन में नहीं होती हो।
उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी ने 2007 और 12 के चुनाव में कितनी मेहनत कराई थी, सब किया था, नतीजा ढाक के 3 पात निकला। तो सवाल ये देखिए, पार्टी के भीतर लोकतंत्र होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र, ये बात हाँ, जरूर है। लेकिन एक नाम छूट आपके गया। पास उचित दांव, उचित घोड़े पर दांव लगाने के लिए एक पारखी नजर जो कांग्रेस के अंदर होती है, उसी का अभाव है, जिससे कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत आप में फिसल रही देखिए, है। आप देखिए राजेश राम को आपने अध्यक्ष बना दिया। जिस नैरेटिव पे काम करना चाहिए था, उस पे अब कांग्रेस काम करती हुई अभी तक तो नहीं दिखी है। हालांकि आप कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार का अभी यात्रा चल रहा है, लेकिन जैसे ही यात्रा की समाप्ति होती है तो राजेश राम को जिस समीकरण को देखते हुए उनको अध्यक्ष बनाया गया, उस समीकरण पे काम करना होगा। भूमि मतलब फॉरवर्ड प्लस मुस्लिम प्लस दलित का जो समीकरण कांग्रेस का जो पुराना फार्मूला रहा है, जीत का पुराना फार्मूला रहा है, उस पर वर्कआउट करना होगा। और आपने बिल्कुल सब एक पहले कहा था कि ईबीसी में वो 10-12% जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से साइडलाइन मानता है, राजनीति में एक तरह से अछूत मानता है, वो जिधर सवर्ण जाएगा वहीं जाएगा, जिधर जनरल कैटेगरी जाएगी वो ईबीसी वहीं जाएगा, उसको भी जोड़ने की जरूरत है। तो राजेश राम को कम से कम जो है, मुझे लगता है कि इस पे वर्कआउट करना होगा, पार्टी को वर्कआउट करना होगा। ठीक है, आपने स्क्रीनिंग कमेटी बना दी, अब स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि संगठन को कैसे मजबूत करें, जिला में क्या समस्या है, जिला अध्यक्ष कौन होगा, प्रखंड अध्यक्ष कौन होगा, तमाम चीजें ये होती है चुनाव से पहले जो एक्सरसाइज होती है वो करने की जरूरत है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को मजबूत करना है तो आपको 2-3 वर्किंग प्रेसिडेंट देना होगा, उसमें सामाजिक समीकरण को बैठाना होगा, और तमाम चीजें जो पार्टी को मजबूत करने के लिए करना होता है वो कीजिए। लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी में जिन लोगों को स्थान दिया गया, उसमें एक नाम देवेंद्र यादव का भी है, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और कन्हैया कुमार के करीबी माने जाते हैं देवेंद्र यादव। कन्हैया कुमार और इनमें उनके मित्रता है। यहाँ ईडी की रेड हो गई है छत्तीसगढ़ में, वो बिहार पहुंचे, उधर रेड हो गई। नहीं, देवेंद्र यादव जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, वो छत्तीसगढ़ वाले हैं, ये बिहार में जो आए हैं देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ वाले हैं। और छत्तीसगढ़ वाले हैं, अच्छा चलिए, जो सॉरी छत्तीसगढ़ वाले। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकिन जो है कहीं ना कहीं किनारा कर दिया गया है, पहले प्रदेश अध्यक्ष से, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको जगह नहीं दी गई। चलिए जी, खैर कांग्रेस पार्टी में जिस पारखी नजर की हम बात कर रहे थे, स्क्रीनिंग कमेटी बनती रहेगी, दौरे होते रहेंगे, नतीजे भी आते रहेंगे। लेकिन जिस पारखी नजर की हम बात कर रहे थे, एक छोटे से उदाहरण के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। ऋषि जी, आपको याद होगा 2015 के चुनाव में, चुनाव के कुछ समय पहले तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से विधायक थे। और मखदूमपुर की सीट पर, चूंकि वो 2 जगह से लड़ रहे थे, मखदूमपुर और इमामगंज, मखदूमपुर की सीट राजद के खाते में नीतीश कुमार ने डाल दी। वो नीतीश कुमार का राजनीतिक बुद्धि आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री रह गए, बड़े नेता हैं, तो हम नहीं लड़ेंगे, लालू जी समझे। लालू यादव को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो लालू यादव ने कहा कि पता लगाया कि उस इलाके में कोई गरीब कार्यकर्ता कौन है जिसके पास चुनाव लड़ने की भी क्षमता नहीं हो, उसका सामर्थ्य नहीं हो। लोगों ने कहा कि एक बेहद विनम्र आदमी है, अपर कास्ट से लेकर ओबीसी दलित सबके बीच में उठते बैठते हैं, लोग के पैसा से चाय पीते हैं, नाम है सूबेदार दास। उन्होंने कहा फोन लगाओ, फोन लगाया गया, लालू यादव ने फोन लगाया तो बात किया, तो बोले कि क्या बताओ तुम्हारे फोन में क्या स्थिति। बोला कि सर बस आपका फोन, आपको अगर हम पलट के फोन करें तो 2 मिनट में हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मिस कॉल देते हैं, बैलेंस देने का, वो कॉल करने का भी पैसा नहीं है। तो पटना से जी बैलेंस डलवाया, उसमें राजद के किसी कार्यकर्ता के मार्फत उनके मोबाइल पर बैलेंस डलवाया गया, और कहा गया कि गाड़ी जा रही है पटना आओ, या शायद सिंबल भेज दिया गया कि आपको नॉमिनेशन करना है। और उस आदमी ने हरा दिया था जीतन राम मांझी को। वो तो दूसरी सीट से लड़ रहे थे, इसलिए जीत गए थे 15 में। तो सूबेदार दास ने जीतन राम मांझी को हरा दिया था, याद होगा आपको, 15 के चुनाव में। ये होती है पारखी नजर। कोई दरोगा की नौकरी मांगने के लिए पैरवी कराने गया था एक दौर में, लालू यादव ने विधायक बना दिया, पर्यटन मंत्री भी बना दिया था। एक पासवान जी थे। राजनीति में होता है जी, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में कोई कितना भी उड़ ले, आज की तारीख में अपनी अपनी पार्टियों में टिकट बांटने को लेकर जो सबसे पारखी नेता है, उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार के टक्कर में अभी भी कोई नहीं है, किसी पार्टी में कोई नहीं है। इस सत्य किसी दूसरी पार्टी को चिराग मॉडल की जरूरत पड़ सकती है कि एक फला फील्डिंग लगाओ,
काटने के लिए तब कहीं रास्ता निकले, बी टीम खड़ी करनी पड़ सकती है। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार का जो टिकट बंटवारा होता है, इस बात को मानना पड़ेगा कि वो टिकट बंटवारा ज्यादातर मौकों पर वो साबित करते हैं कि टफ से टफ सीट को निकाल देते हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो बिहार की समझ जिनको है। खैर, राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, हम लोग किसी की सलाहकार की भूमिका में हो भी नहीं सकते, पत्रकार को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हालात है, उन हालातों पर आप बहुत से गौर करें। पत्रकार हैं, बहुत से जी, पत्रकार सलाहकार, बहुत से पत्रकार जो है सलाहकारों की भूमिका में है। नहीं नहीं, इस बारे में मेरी एक टिप्पणी है ऋषि जी। सलाह और अगर टाइम आपका ओवर हो दुश्मन भी रहा आपसे है। जी, सलाह अगर आपका दुश्मन भी आपसे मांगता है तो उसे सही सलाह देनी चाहिए। रामायण अगर लोगों ने देखा हो तो सीखा होगा कि लक्ष्मण जो है अंतिम समय में भेजे गए थे राम के द्वारा रावण के पास कुछ सीखने के लिए। तो सलाह किसी को गलत मत दीजिए, और सलाह देने से चूकना नहीं चाहिए, लेकिन बिन मांगे देनी भी नहीं चाहिए, चाहे पत्रकार हो या कोई और हो। और बाकी देखिए, बिहार है, दुनिया के देशों में कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए पैसा लिया जाता है। बिहार में और कुछ मुफ्त में मिले ना मिले, मुफ्त में सलाह देने वाले लोगों की चाय दुकान से लेकर आपके घर तक पूरी फौज तैयार रहती है, जो बिना किसी चार्ज के, बिना किसी जीएसटी लिए, बिना कोई टोकन मनी लिए मुफ्त में आपको सलाह देते रहे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो मुफ्त की सलाह की तरह नहीं है, वो बेहद गंभीर टिप्पणी है। और आने वाले समय में सरकारों से ज्यादा जनता को सोचना चाहिए कि आखिर बिहार किस दिशा में बढ़ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए और चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। नमस्कार।